देखो तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि जैसे यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई, क्योंकि ये जो यूरोपियन पावर्स थी ये इंडिया के साथ साथ अदर, जैसे हम बात करें आपके पास यूएसए यूएसए है और वीगन से जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वहां पे भी इन्होंने अपनी कॉलोनी जो थी एस्टेब्लिश करी थी। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो मेनली जो ट्रेडिंग सेंटर जो इमर्ज हुआ, वो जो यूरोपियन पावर जो सुपीरियर हुई वो हुई आपके पास ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो अल्टीमेटली अब इंडिया में क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में राइवलरी स्टार्ट होगी। अब दोनों आपस में लड़ने लगे कि मैं सुपीरियर बनूंगा और मैं सुपीरियर बनूंगा। मतलब ब्रिटेन बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे रूल करूंगा और फ्रेंच बोल रहे थे हम यहाँ पे रूल करेंगे। तो जैसे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो है फॉर सुपरमेसी के लिए स्टार्ट होगा इंडिया में, तो हमें यहाँ पे वॉर्स देखने को मिलेंगी जिनको बोला जाता है कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, अब ये जो कार्नेटिक वॉर्स होती है, मेनली कितनी वॉर्स हुई आपके पास, 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई। मेनली 3 कार्नेटिक वॉर्स हमारे पास होती है। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आपके पास होगी वो 1742-48 आपको देखने को मिलेगी। सेकंड वो 1749 से 54 के बीच में देखने को मिलेगी। एंड थर्ड वन जो होगी वो 1757 से 63 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। राइट। अब देखो जी जब भी ना कोई वॉर होती है ना, तो एक चीज याद रखना हमेशा, अगर किसी के बीच में कोई भी लड़ाई होती है कभी भी, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो सबसे पहले हमें रीजन देखना होता है कि उसके पीछे क्या रीजन था। अब जब वॉर हुई तो उसमें हमें देखना कि पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, दैट मीन्स उसका क्या इंपैक्ट हुआ। देन आफ्टर जब वॉर एंड होगी लास्ट में, तो वॉर जब एंड होगी तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि जब भी वॉर एंड होती थी तो उसके बाद आपके पास कोई ना कोई ट्रीटी साइन होगी। तो हमें बस ये 3 चीजें याद रखनी होती है। राइट। अब फर्स्ट कर्नेटिक वॉर की अगर बात करें तो इसके पीछे जो मेन रीजन था, जो कॉज जो था फर्स्ट कर्नेटिक वॉर था, वो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो बाद में इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पे रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले। ठीक है, और आखन भी बोलते हैं, जो आपके पास कब होगी, इन 1748 में। तो ये बात याद, क्लियर। हाँ जी अब यहाँ पे जो रीजन बनेगा वो बनेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे डेक्कन एंड कार्नेटिक रूलर्स को सपोर्ट करेंगे ये लोग फॉर देयर सीट के लिए, कोरोनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिजल्ट में आपको कौन सी ट्रीटी देखने को मिलेगी एंड में, इसके रिजल्ट में आपको ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी देखने को मिलेगी, जो कब होगी, 1755 में। राइट। इसके बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात करें तो यहाँ पे भी मेन रीजन जो है इनका लोकल डिस्प्यूट ही बनता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो हुई थी और जो अदर ट्रीटीज हुई थी इनके बीच में, उसकी वायलेशन होगी। तो यहाँ पे लास्ट में आपको पीस ऑफ पेरिस जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो है 7 इयर्स वॉर स्टार्ट हुआ।
वो यूरोप में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते तब इसकी बात करते 7 ईयर वॉर की। ठीक है, तो यहाँ पे पीस ऑफ पेरिस साइन हुई थी इन 1763 में। ठीक है, चले हाँ बात जी, करें अब स्टार्ट। हाँ जी, हाँ जी, चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रीजन से। देखो पहले ये वाला रीजन देख लो, ये है आपके पास कार्नेटिक रीजन सारा। ठीक है, ये आपके पास कार्नेटिक रीजन रहेगा। ये देखो, ये है आपके पास नॉर्दर्न सरकार रीजन, इसको बोलते थे। ये था आपके पास निजाम। ठीक है, मतलब इस ये जो था पहले क्या था, मुगल एम्पायर का पार्ट था। ठीक है, इसको डेक्कन हाँ रीजन भी जी, बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे पास पेनिनसुलर रीजन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये पूरा का पूरा पहले मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया जो था वो मुगल के अथॉरिटी के अंदर था। अब मुगल्स के अंडर था, बाद में ये क्या होने लग पड़े, इंडिपेंडेंट होने लग पड़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास निजाम वाला रीजन, दैट मीन्स हैदराबाद वाला रीजन जो था, ये भी इंडिपेंडेंट हो गया था, हमने बात करी थी। अब जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ तो इसने अपनी सॉवरेनिटी एस्टेब्लिश कर ली। किसके ऊपर, मतलब ये जो साउथ वाला रीजन है, इसने बोला कि अब ये सारा जो है मेरे कंट्रोल में है, इवन कार्नेटिक भी क्या होगा, मेरे कंट्रोल में होगा। मेरे कंट्रोल के अंडर, दैट मीन्स मेरी सॉवरेनिटी के अंडर। मतलब अगर कार्नेटिक ने कोई भी डिसीजन लेना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, निजाम से परमिशन लेनी पड़ेगी। निजाम क्या था, हेड ऑफ द, इस डेक्कन रीजन का हेड था। ठीक है, और वहीं पे हाँ जी, कार्नेटिक रीजन का जो हेड था उसको नाम दिया गया नवाब। उसको बोला जाता था नवाब। बस यहीं से अब डिस्प्यूट स्टार्ट होगा जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक, ठीक है, तो अब बात करते हाँ हैं जी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की, जो आपके पास 1742-48 में देखने को आपको मिलेगी। अब इसके कॉज की बात करें तो हमने पहले बात करी, कॉज क्या था आपके पास, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। देखो पहले क्या था, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया जो थे, मतलब इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस थी। ऑस्ट्रिया के जो मतलब जो आपके पास ऑस्ट्रिया पे जो किंग था ना, उसकी जो वाइफ थी वो प्रूशिया से थी। ठीक है, तो ये सारा चलते आ रहा था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो मतलब ये चाहते थे कि हमारी मतलब हमारी डायनेस्टी से ही कोई वहां पे रूल करे। राइट, तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जब स्टार्ट हुआ इन 1740 में, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की किंग जो बने थे, ठीक है, वो बने थे मैरिया थेरेसा। ठीक है, वो क्राउन पे गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना, इसका जो है विरोध करना स्टार्ट किया, किसने, प्रूशिया ने। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया, एक वॉर स्टार्ट हो गया बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। अब देखो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में स्टार्ट हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये कैसे, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कैसे हो गया। तो ये जो प्रूशिया वाला रीजन था, इसको सपोर्ट कर रहा था फ्रांस। प्रूशिया को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, तो अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में कौन आया फिर, ब्रिटेन आया। देखो ये वॉर जो स्टार्ट हुआ वो कहां पे स्टार्ट हुआ, यूरोप में स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहां पे स्टार्ट हुआ, आपके पास यूरोप में। बट इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, एशिया में भी देखने को मिलेगा। तो यहां पे देखो हुआ क्या, अब जैसे ही ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ, तो इस टाइम पे जो ब्रिटेन सॉरी जो इंडिया में गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर जो थे, उनका नाम था डुप्लिक्स। ये कौन थे, फ्रेंच गवर्नर थे, कहां पे, इंडिया में। ठीक है, अब ये जो वॉर यूरोप में चल रहा था, मैंने बोला एशिया में भी स्टार्ट हो गया। एशिया में इवन हम बात कर रहे हैं कहां पे, इंडिया में। अब इंडिया में इन्होंने क्या किया, किन्होंने, ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने क्या किया कि हाँ, तो यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या किया कि जितनी भी मतलब इनकी कुछ फ्रेंच की जो शिप्स थी, ठीक है, कौन से, अब देखो फ्रांस कौन से रीजन में एग्जिस्ट कर रहे थे जब हमने फ्रेंच की बात करी, तो फ्रांस जो थे ये आपके पास ईस्टर्न घाट वाले रीजन में, दैट मीन्स इनका मेन ट्रेडिंग सेंटर था पौंडीचेरी। राइट, तो अल्टीमेटली हाँ जी, इन्होंने क्या किया, अब पौंडीचेरी में जो इनकी कुछ शिप्स थी उनको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। किसने किया, ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने क्या किया, इनकी फ्रांस की शिप्स को कैप्चर कर लिया, कहां पे, इंडिया में, पौंडीचेरी में। देखो वॉर चल रहा है यूरोप में, उसका इंपैक्ट आपको हाँ जी, देखने को मिलेगा इंडिया में। राइट, हाँ जी,
अब देखो जैसे इन्होंने ये बात करी, तो अब यहाँ पे फ्रांस के पास कोई भी फ्लीट, मतलब कोई भी यहाँ पे वॉरशिप नहीं बची इंडिया में। तो अल्टीमेटली इस टाइम पे फ्रांस के जो गवर्नर थे डुप्लिक्स, अब फ्रांस के गवर्नर ने एक मैसेज सेंड किया किसको, यहाँ पे मैसेज सेंड किया ला बोर्दोनिस को, POUR, लॉ बोर्दोनिस को एक मैसेज भेजा गया। अब लॉ बोर्दोनिस कौन थे? ये फ्रेंच के गवर्नर थे, कहां के? मॉरिशियस के। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। अब देखो लॉ बोर्दोनिस जो मॉरिशियस के गवर्नर थे, अब यहाँ पे डुप्लिक्स जो इंडिया में गवर्नर थे फ्रांस के, इन्होंने मैसेज भेजा बोर्दोनिस को, डुप्लिक्स ने, और बोला कि ऐसे ऐसे ब्रिटेन ने मेरे पे अटैक किया, मतलब हमारे जो डोमिनियन पे अटैक किया और हमारी सारी शिप्स को कैप्चर कर लिया। तो अब मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, मेरे पास बैकअप नहीं है, तो तू प्लीज मेरी हेल्प कर दे। तो यहाँ पे ये भाई साहब लॉ बोर्दोनिस जैसे ही इसको ये मैसेज मिलेगा और ये निकल जाएगा फॉर, मतलब इसकी हेल्प करने के लिए री इन्फोर्समेंट के साथ। तो लॉ बोर्दोनिस फिर इंडिया में आएगा विद 3000 सोल्जर्स के साथ, 3000 सोल्जर्स के साथ ये इंडिया में आया और इसने क्या कर दिया, यहाँ पे अटैक कर दिया। मतलब जैसे ये इंडिया में आएगा और जो इंडिया में ब्रिटेन की पोजेशन थी उस पे क्या कर देगा, ये अटैक कर देगा। अब ब्रिटेन की पोजेशन कहां पे, देखो आया कहां से, मॉरिशियस से आया। तो ब्रिटेन की पोजेशन थी जो आपके पास मद्रास में। अब मद्रास में जो इन्होंने फोर्ट बिल्ड किया था, उस फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। किसने बिल्ड किया था? ब्रिटिशर ने बिल्ड किया था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज पे कौन अटैक करेगा? बोर्दोनिस अटैक कर देगा। ठीक है, तो बोर्दोनिस ने अटैक कर दिया कहां पे? सेंट जॉर्ज फोर्ट जो था मद्रास का। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट हेल्ड होता है वो होता है आपके पास 21 सितंबर 1746 को। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। डुप्लिक्स ने किसको मैसेज भेजा? बोर्दोनिस को। बोर्दोनिस मॉरिशियस से आया 3000 सोल्जर्स लेके, और जो ब्रिटिश की पोजेशन थी मद्रास फोर्ट, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज पे, उसके पे उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इस टाइम पे अब बात आती है कि जैसे फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लिक्स, तो इस टाइम पे ब्रिटिश के गवर्नर कौन थे? दैट मींस मद्रास किसके कंट्रोल में था उस टाइम पे? मद्रास के जो गवर्नर थे वो थे आपके पास रॉबर्ट क्लाइव। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब उस टाइम पे क्या थे? ब्रिटिश के गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे। ठीक है, अब इन भाई साहब को ही, रॉबर्ट क्लाइव को ही कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने क्या रखी थी, फाउंडेशन रखी थी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन बंगाल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन बंगाल की, इनका रूल स्टार्ट हुआ था बंगाल में क्लाइव की वजह से, राइट। तो ये बात भी हम करेंगे कि कैसे इसने फाउंडेशन रखी थी। डन। अब देखो जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, मतलब यहाँ पे बोर्दोनिस ने अटैक किया मद्रास फोर्ट पे, तो यहाँ पे यही रीजन बनेगा। अब यहाँ पे रिजल्ट, इसके रिजल्ट में अब क्या होगा आपके पास, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो स्टार्ट होगी। तो अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ आपके पास, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो स्टार्ट होगी। अब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कैसे स्टार्ट होगी, अब यहां पे बात करते हैं। देखो जब इन्होंने मद्रास पे अटैक किया, इन्होंने फ्रेंच ने, तो उस टाइम पे कार्नेटिक के, क्योंकि मद्रास किसके अंडर पड़ता था? कार्नेटिक रीजन के अंडर। उस टाइम पे कार्नेटिक के जो रूलर थे, दैट मींस नवाब थे, उनका नाम था अनवरुद्दीन, अनवर उद्दीन। तो यहाँ पे ब्रिटेन, मतलब रॉबर्ट क्लाइव जाएगा अनवरुद्दीन के पास और वो बोलेगा कि प्लीज आप हमारी हेल्प करो अगेंस्ट किसके? फ्रेंच के। और प्लीज आप फ्रेंच को बोल दो अपने अकॉर्डिंग कि प्लीज वो क्या कर दे, मद्रास को क्विट कर दे। ठीक है, अब ये बात हुई। तो अब नवाब अनवरुद्दीन ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर की रिक्वेस्ट पे सीधा से सीधा ऑर्डर कर दिया किसको? फ्रेंच को, कि आप क्या कर दो, क्विट कर दो मद्रास को।
किसने ऑर्डर किया? अनवरुद्दीन ने। अब जैसे ये ऑर्डर किया अनवरुद्दीन ने, तो इस ऑर्डर को क्या कर दिया? रेफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया बाय फ्रेंच ने क्या किया? इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे रिजेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा? अब इसके रिजल्ट में एक बैटल आपको देखने को मिलेगी, जिस बैटल का नाम होगा बैटल ऑफ सेंट थॉमस इन 1746। ये बात क्लियर हुई? अब बैटल ऑफ सेंट थॉमस आपको देखने को मिलेगा। अब ये बैटल ऑफ सेंट थॉमस किसके बीच में हुआ? अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई साहिल? हाँ जी सर। अब देखो ये जो बैटल ऑफ सेंट थॉमस जो था, इसके बीच में पार्टीज कौन थी, ये बात याद रखना। इसके बीच में जो पार्टी थी वो था नवाब ऑफ कार्नाटिक की आर्मी। क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने, फ्रेंच ने किसके ऑर्डर को रिजेक्ट किया, रेफ्यूज किया? नवाब ऑफ कार्नाटिक के। और सेकंड जो पार्टी थी वो थी आपके पास फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कार्नाटिक के जो उस टाइम पे लीडर थे, ठीक है, मतलब जो आर्मी को लीड कर रहे थे वो कर रहे थे महफूज खान, कमांडर जो थे इस बैटल में। और वहीं पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे कैप्टन पैराडाइज। ठीक है, तो ये बैटल जो हेल्ड हुआ था सेंट थॉमस, ये अद्यार के पास हेल्ड हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये याद रखना। अद्यार एक रिवर है, मतलब अगर पूछ लिया जाए कि कौन से रिवर के बैंक पे हुआ था, ऑन द रिवर अद्यार के बैंक पे हुआ था, राइट। तो जैसे जैसे ये बैटल हुआ, मतलब ये बैटल चल रहा था, उसी टाइम पे अब यूरोप में एक ट्रीटी साइन होगी जर्मनी में, ठीक है, जिसको नाम दिया जाएगा ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैप्ले, और बीकन से आखन भी जिसको बोलते हैं। ये आखन क्या है? ये एक सिटी है, इज इन जर्मनी, ठीक है, जहां पे ये बैटल हेल्ड, मतलब ये ट्रीटी साइन होगी। अब ये जो है, दैट मींस ये ट्रीटी जो साइन हुई थी एट द एंड ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। जैसे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड हुआ, तो ये ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैप्ले जो है वो साइन हुई थी 1748 में। और यहां पे क्या हुआ था, इसी ट्रीटी के थ्रू अब जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर और फर्स्ट स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ था बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटेन के बीच में, वो एंड हो जाएगा इंडिया में, राइट, जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। तो यहां पे अब क्या किया जाएगा? अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, देखो वो तो अलग बात है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, बट हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा। अब यहाँ पे मद्रास जो था, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अब मद्रास किसको रिस्टोर कर दिया गया? मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू, किसके कंट्रोल में आ चुका था? देखो मद्रास पे किसने अटैक किया था? बर्दौनिस ने अटैक किया था, याद है ना। अब बर्दौनिस ने जब अटैक किया था तो अल्टीमेटली मद्रास पे कंट्रोल कर लिया। तो अब इस ट्रीटी के बाद अब मद्रास जो है किसको रिस्टोर कर दिया गया? टू ब्रिटिश को रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। और इसके रिटर्न में फ्रांस को क्या दे दिया गया? फ्रांस को दिया गया लुइसबर्ग। लुइसबर्ग कहां पे? इन नदन अमेरिका। तो ये बात याद रखना, क्लियर। तो ये हुई थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, राइट। चलो अब बात करते हैं सेकंड कार्नेटिक वॉर की। अब देखो सेकंड कार्नेटिक वॉर यहीं से आते हैं। अब देखो सेकंड कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं। अब सेकंड कार्नेटिक वॉर की यहाँ पे बात करें तो ये मतलब रीजन कैसे स्टार्ट होगा? जब निजाम जो था, निजाम ऑफ हैदराबाद ने यहाँ पे अपना कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया, किस पे? ठीक है, आपके पास पूरे साउथ रीजन पे, डेक्कन रीजन पे। दैट मींस इसने क्या बोला कि अब ये किसकी सॉवरेनिटी के अंडर है? वो मेरी सॉवरेनिटी के अंडर है, राइट। किसने बोला? ये निजाम ऑफ हैदराबाद ने बोला।
तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यों मैंने पहले बोला कि अगर ये अब डिसीजन लेगा तो किसको पूछ के लेगा, निजाम को पूछ के लेगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, अब ये जो कार्नेटिक का रीजन था, कार्नेटिक का जो रूलर था वो था नवाब, उसको बोला जाता था नवाब, डेजिग्नेशन थी नवाब की। अब इस टाइम पे रूलर था शादत खान, शादत उल्ला खान, ठीक है। अब शादत उल्ला खान जो थे कार्नेटिक के, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने नेफ्यू को, इनका नेफ्यू जो था जिसका नाम था दोस्त अली, इसको क्या कर दिया, अपॉइंट किया अपना सक्सेसर, बोला मेरे बाद जो है जो रूलर बनेगा, अब नवाब जो बनेगा वो मेरा नेफ्यू बनेगा दोस्त अली। अब देखो कार्नेटिक की जो कैपिटल होती थी वो ये होती थी आरकोट, राइट, इतनी बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। अब देखो जब नवाब ने, सादतुल्ला खान ने बोला कि दोस्त अली क्या होगा, मेरा सक्सेसर होगा, बट इसने ये डिक्लेयर तो कर दिया, बट यहाँ पे निजाम की परमिशन नहीं ली, यहाँ पे निजाम से कोई परमिशन नहीं ली। अल्टीमेटली देखो इसको क्या करना पड़ना था, यहाँ पे निजाम से अप्रूवल लेना पड़ना था, क्योंकि निजाम क्या था, इसका सुपीरियर। यहां से क्या हो गया, निजाम को क्या लगा कि ये कार्नेटिक भी क्या कर रहा है कि ये नवाब भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहा है, जैसे मैंने हैदराबाद की क्या कर दी थी, डेक्कन रीजन की क्या कर दी थी, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी फ्रॉम मुगल अथॉरिटी से। मतलब ये पहले क्या था, मुगल का सूबा था, प्रोविंस था। अर्लियर ये क्या था, इट वाज मुगल सूबा, मुगल सूबा बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो हेड होता था वो होता था सूबेदार, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब इन 1740 में, अब बात सुनो, अब 1740 में आपके पास मराठास आएंगे। अब मराठास ने क्या किया, इन्वेड कर दिया कार्नेटिक रीजन को। किसने इन्वेड किया, मराठास ने, मराठास इन्वेड करेंगे कार्नेटिक रीजन को। और इस टाइम पे जो कार्नेटिक के नवाब थे वो कौन थे, आपके पास दोस्त अली, ठीक है, दोस्त अली नवाब थे। अब इन्होंने क्या किया, दोस्त अली को मार दिया, किन्होंने, मराठास ने दोस्त अली को मार दिया। और दोस्त अली का जो सन इन लॉ था, दोस्त अली का जो सन इन लॉ था, जो दामाद था उसका, जिसका नाम था चंदा साहिब, उसको क्या कर लिया, अपनी प्रिजन में ले लिया, और उसको कहां पे ले गए, सतारा में ले गए, महाराष्ट्र में। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ, मराठास ने इन्वेड किया, दोस्त अली को मार दिया, और यहाँ पे चंदा साहिब को अपनी इम्प्रिजनमेंट में ले लिया। तो अब इसके बाद जो कार्नेटिक रीजन के जो अफेयर्स होते वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए। तो अब जैसे ये डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि एक एक्चुअल में लीडरशिप नहीं मिली, तो अल्टीमेटली इसकी अपॉर्चुनिटी कौन लेगा, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, ये जो यूरोपियन पावर्स यहाँ पे थी। तो अब यूरोपियन पावर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब बात करते हैं, ये तो हमने 1740 की बात करी। अब जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज ने, अब ये यूरोपियन पावर्स ने क्या किया, इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। अब 1743 की बात करते हैं। अब 1743 में जो हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम थे उस टाइम पे असफ शाह, असफ शाह, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपॉइंट कर दिया, क्योंकि देखो इस टाइम पे क्या था, कार्नेटिक में कोई रूलर नहीं था। आफ्टर जब इसको दोस्त अली को मराठास ने मार दिया था, चंदा साहिब को अपने साथ कहां ले गए थे, सतारा में ले गए थे, महाराष्ट्र में ले गए थे, राइट। तो अब असफ शाह इस टाइम पे क्या थे, निजाम थे, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो 1743 में अब इन्होंने क्या किया, किसने, असफ शाह ने, असफ शाह ने क्या किया, अब यहां पे अपॉइंट कर दिया अनवरुद्दीन को, अनवर उद्दीन को क्या कर दिया अपॉइंट, एज अ नवाब ऑफ कार्नेटिक। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ जी। अब किसने अपॉइंट किया, अशफ शाह ने अपॉइंट किया, किसको किया, अनवरुद्दीन को। अशफ शाह था निजाम, अनवरुद्दीन बन गया नवाब। अब मतलब नवाब किसके अंडर है, निजाम के अंडर है, ये बात क्लियर हुई। और इसी टाइम पे फिर क्या हुआ, इन 1748 में, अब 1748 में चलते हैं, 43 के बाद 1748 में चलते हैं। अब 1748 में हुआ क्या, चंदा साहिब जिसको इम्प्रिजनमेंट में लिया गया था इन 1740 में बाय द मराठास, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा,
उन्होंने मराठास ने क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली हुआ भी क्या, इन द सेम ईयर जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जिस टाइम पे 1748 में जब चंदा साहिब को रिलीज किया मराठास ने, उसी ईयर में निजाम जो थे हैदराबाद के अशफ शाह, उनकी डेथ हो। इतनी बात क्लियर। अब देखो हुआ क्या, अब जैसे निजाम की डेथ हुई, अब इस भाई साहब को सक्सीड करेंगे कौन, निजाम अशफ शाह को सक्सीड करेंगे इनके बेटे नासिर जंग। नासिर जंग ने सक्सीड किया। अब देखो जैसे नासिर जंग ने, फिर से देख लो, अशफ शाह की डेथ हुई जिस साल 1748 में, और सेम ईयर में चंदा साहिब को रिलीज किया गया किसने, मराठास ने, फ्रॉम सतारा से। अब अशफ शाह को किसने सक्सीड किया, नासिर जंग को। अब जैसे नासिर जंग निजाम बनेंगे हैदराबाद के, और इनकी इस मतलब निजाम की पोस्ट को यहाँ पे चैलेंज करेगा कौन, मतलब अशफ शाह का ग्रांड सन, जिनका नाम था आपके पास मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। अब देखो ये क्यों किया, अशफ शाह का जो बड़ा बेटा था उसकी डेथ हो चुकी थी, और उस बड़े बेटे का जो आगे बेटा था वो था मुजफ्फर जंग। अल्टीमेटली नासिर जंग जो था वो इसका यंगर बेटा था, यंगर सन था। तो अल्टीमेटली मुजफ्फर जंग ने क्या बोला कि एक्चुअल में कंटेंडर जो होता है थ्रोन का, वो कौन होता है, बड़ा बेटा होता है। अगर बड़ा बेटा नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, मतलब यंगर बेटे का कोई हक नहीं होता रूलर बनने पे। तो यहीं से इसने क्या कर दिया, इसको थ्रोन को चैलेंज कर दिया, क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। किसने, मुजफ्फर जंग ने अब क्लेम करना स्टार्ट कर दिया निजाम के थ्रोन को। दैट मींस बोला कि मैं अब क्या बनूंगा, निजाम बनूंगा। क्लियर। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो इस टाइम पे चंदा साहिब भी आया, चंदा साहिब भी वापस आ गया कहां पे, कार्नाटिक रीजन में। और चंदा साहिब ने देखा कि एक्चुअल में मेरे को क्या बनना है, यहाँ पे नवाब बनना है। बट नवाब कौन है, अनवरुद्दीन। तो अब इसने भी क्या क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, थ्रोन ऑफ कार्नाटिक को। इसने बोला कि मैं क्या बनूंगा, नवाब बनूंगा। इतनी बात क्लियर। हाँ जी। चलो, तो भाई साहब अब हुआ क्या, अब देखो इसकी अपॉर्चुनिटी किसने ली, ब्रिटिशर ने इसकी अपॉर्चुनिटी उठाई। अब ब्रिटिशर ने कैसे अपॉर्चुनिटी उठाई, अब इसकी बात करते हैं। अब थोड़ा सा फिर से देखो हमने क्या कर रहे थे, दो रीजन है। एक है निजाम जो कहां का रूलर है, हैदराबाद का। हैदराबाद। और एक है आपके पास नवाब जो कहां का है, कार्नाटिक रीजन का। राइट। अब नवाब जो है किसके कंट्रोल में है, निजाम के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे निजाम था कौन, अशफ शाह, जिसने क्या किया, अपॉइंट किया अनवरुद्दीन को एज अ नवाब, अनवरुद्दीन। राइट, यही बात हाँ है। जी। अब अशफ शाह की डेथ होगी 1748 में, और इसको सक्सीड करेगा इसका बेटा नासिर जंग। बट इसके थ्रोन को चैलेंज किया गया किसके द्वारा, इसके ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग। यही बात बोली, मुजफ्फर जंग जो है वो क्लेम करने लगा थ्रोन को। वहीं पे अनवरुद्दीन इन द सेम ईयर 1748 में चंदा साहिब जो है उनको रिलीज कर दिया जाएगा, और वो कार्नाटिक में वापस आएंगे, और वो भी क्या करेंगे, क्लेम करेंगे थ्रोन को। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एंट्री होगी किसकी, डुप्लिक्स भाई साहब की। अब फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लिक्स। अब डुप्लिक्स भाई साहब आएगा। देखो बोलते हैं ना कि दोस्त का सॉरी दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। अब ये दोनों देखो सेम फाइट लड़ रहे थे। नासिर जंग किसके लिए लड़ रहा, सॉरी मुजफ्फर जंग जो था वो किसके लिए लड़ रहा था, निजाम ऑफ हैदराबाद, मतलब निजाम के लिए लड़ रहा था, निजाम थ्रोन के लिए। और ये लड़ रहा था नवाब ऑफ कर्नाटक के लिए, ठीक है, चंदा साहिब। तो ये दोनों मतलब इनका मेन एम क्या था कि हमें रूलर बनना है। तो इन दोनों ने अपने आप को
अलायंस बना ली, मतलब एक साथ हो गए। अब इन दोनों ने एक साथ हो गए और इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया डुप्लिक्स ने। अब डुप्लिक्स आया, बोला मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगा तुम्हें तुम्हारा थ्रोन दिलाने में। मतलब यहाँ पे सबसे पहले पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो स्टार्ट करी, राजनीतिक, मतलब यहाँ पे इंटरवेंशन को बात करें कि राजनीति में घुसना, एक टाइप पे की राजनीति की तरह इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, वो फ्रेंच ने किया था सबसे पहले, डुप्लिक्स ने। तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन स्टार्ट करी डुप्लिक्स ने, और डुप्लिक्स ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को बोला कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा तुम्हारे थ्रोन, मतलब तुम्हारे रूलर बनने में, राइट, तुम्हारे थ्रोन पे कोरोनेट करवाने में। तो यहां पे देखो, अब सबसे पहले क्या होगा, अब यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल किया जाएगा ऑफ चंदा साहिब एज क्या, नवाब ऑफ कार्नाटिक। अब ये बात याद रखना। अब यहां पे देखना, ये इंसिडेंट होगा 1749 में। तो यहां पे आपको एक बैटल देखने को मिलती है, बैटल ऑफ अंबूर। ये अगस्त 1749 में आपको बैटल देखने को मिलेगी। कहां पे, बेलौर के नियर बेलौर। ठीक है, बेलौर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में, अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बेलौर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बैटल देखने को मिलेगी। बैटल ऑफ अंबूर हुई। अब देखो इस बैटल में क्या हुआ। इस बैटल में एक साइड पे आपके पास थी 3 एलिज और 3 फ्रेंड। 3 एलिज कौन कौन से, एक तो थे फ्रेंच को लीड कर रहे थे, फ्रेंच के गवर्नर जो थे डुप्लिक्स। एक आपके पास थे चंदा साहिब जो नवाब ऑफ कार्नाटिक के लिए लड़ रहे थे। एंड थर्ड थे आपके पास मुजफ्फर जंग, जो किसके लिए लड़ रहे थे, निजाम ऑफ हैदराबाद के लिए लड़ रहे थे। तो इन तीनों ने मिलके क्या किया यहाँ पे, इस टाइम पे देखो नवाब ऑफ कार्नाटिक कौन थे उस टाइम पे जब चंदा साहिब आया, अनवरुद्दीन। तो अब इन्होंने मिलके क्या किया, अनवर उद्दीन को मार दिया, दे किल्ड अनवरुद्दीन। और यहाँ पे क्या कर दिया, चंदा साहिब को इंस्टॉल कर दिया एज नवाब ऑफ कार्नाटिक। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो जैसे ही नवाब, मतलब इन्होंने अनवरुद्दीन को मारा, तो इस टाइम पे जो अनवरुद्दीन का बेटा था, अब ये बात भी याद रखना, अब अनवरुद्दीन के बेटे का रोल भी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे इसके बेटे का नाम था मोहम्मद अली। ये भाई साहब यहां से भाग जाएगा। अब कहां से भाग जाएगा, मतलब कार्नाटिक से ये कहां पे चला जाएगा, ट्रिचनोपोली में चला जाएगा। ट्रिचनोपोली रीजन में चला जाएगा और फोर्ट ऑफ ट्रिचनोपोली में वहां पे क्या लेगा, असाइलम लेगा, शेल्टर लेगा। ठीक है, बस इसके बाद थोड़ी देर में फिर से इस पे आएंगे मोहम्मद अली पे। अब देखो इसने क्या किया, अब जैसे ही अनवरुद्दीन की डेथ के बाद अब नवाब ऑफ कर्नाटक कौन बना, चंदा साहिब। चंदा साहिब की अल्टीमेटली हेल्प कौन कर रहा है, डुप्लिक्स यानी फ्रेंच। अब यहाँ पे चंदा साहिब ने खुश होके क्या कर दिया कि मेरे को तो इन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें रूलर बनाऊंगा, मेरे को रूलर बना दिया। और चंदा साहिब ने क्या किया, अब ग्रांट में 80 विलेजेस, ये याद रखना नंबर कितने विलेजेस थे, 80 विलेजेस जो है वो ग्रांट में दे दिए, किसको, फ्रेंच को। किसके पास, पौंडीचेरी के पास। मतलब पौंडीचेरी में इनकी सेटलमेंट थी, दैट मीन्स की मेन ट्रेडिंग सेंटर था पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी के नियर अबाउट 80 विलेजेस ग्रांट में दे दिए चंदा साहिब ने, किसको, फ्रेंच को, राइट। अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ, अब थोड़े से ब्रिटिशर हो गए परेशान। अब ब्रिटिशर को लगा कि यार ऐसे तो ये फ्रेंच जो है पूरा जो पेनिनसुलर रीजन है, और वी कैन से कि
जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर तो ये फुल कंट्रोल कर लेंगे, हमारा तो कंट्रोल ही नहीं होगा, क्योंकि अब देखो ब्रिटिशर तो उस टाइम पे बंगाल की तरफ भी थे, उनका मेन इंटरेस्ट बंगाल पोर्ट बन रहा था। तो अल्टीमेटली इन्होंने बोला कि ये तो हमारे लिए ही दिक्कत हो जाएगी बाद में, तो अब ब्रिटिशर भी आएंगे। अब ब्रिटिशर ने बोला कि अगर ये इंटरवीन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। अब ब्रिटिशर ने डिसाइड किया कि अब हम भी इंटरवीन करेंगे। अब ब्रिटिशर ने क्या बोला, अब ब्रिटिशर ने बोला कि अब जो निजाम ऑफ हैदराबाद था, अब निजाम कौन था हैदराबाद का, नासिर जंग, वही था। हाँ जी। जब ये इंसिडेंट हुआ फिर ये गए, ब्रिटिशर गए किसके पास, नासिर जंग के पास, और बोला हम क्या करेंगे, तेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब हम तेरे को कुछ नहीं होने देंगे, तेरे को तेरे थ्रोन पे रहने देंगे। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद के लिए कौन लड़ रहा था, मुजफ्फर जंग, जिसको सपोर्ट कर रहे थे कौन, फ्रेंच। फ्रेंच ने इसको प्रॉमिस किया था कि नहीं मैं तेरे को क्या करूंगा, निजाम ऑफ हैदराबाद बनाऊंगा। बट अब देखो जैसे ब्रिटिशर ने यहाँ पे सपोर्ट करना स्टार्ट किया नासिर जंग को, तो यही मेन कॉज बनेगा अब आपके पास सेकंड कार्नेटिक वॉर का। ये बात क्लियर हुई। अब देखो हाँ जी। हुआ क्या, मुजफ्फर जंग जो है, ठीक है, जिसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांस सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या बन जाएगा, निजाम ऑफ हैदराबाद बन जाएगा। मतलब फ्रांस ने मुजफ्फर जंग को इंस्टॉल कर दिया एज अ निजाम ऑफ हैदराबाद। अब देखो इसके रिवॉर्ड में, अब जैसे मुजफ्फर जंग क्या बनेगा, निजाम ऑफ हैदराबाद बनेगा। बट फ्रेंच को अब पता था कि ब्रिटिशर जो है वो इस फाइट में फिर से आ चुके हैं, दैट मींस पॉलिटिकल इंटरवेंशन उन्होंने करना स्टार्ट की थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सिर्फ मतलब इन्होंने, फ्रेंच ने बोला कि हम भी कर रहे हैं, बट इनको अब लगा कि नहीं, अब ब्रिटिशर भी क्या कर रहे हैं, सेम आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर ली है पॉलिटिकल इंटरवेंशन की। तो अब जैसे मुजफ्फर जंग क्या बना, आपके पास निजाम ऑफ हैदराबाद बना, तो सबसे पहले इसने क्या किया, अपॉइंट कर दिया किसको, डुप्लिक्स को। डुप्लिक्स को किसका गवर्नर अपॉइंट कर दिया। बोला कि जितने भी मुगल डोमिनियंस है साउथ इंडिया में, उसके क्या हो, आप क्या हो, अब गवर्नर हो, आपके कंट्रोल में होगा सारी एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से किसको दिक्कत होगी, ब्रिटिशर्स को दिक्कत होगी। तो अब इसके रिटर्न में, दैट मींस अब देखो इसके रिटर्न में, अब जब इसने गवर्नर जो है डुप्लिक्स को अपॉइंट कर दिया टू ऑल द मुगल डोमिनियंस ओवर साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, कृष्णा रिवर के साउथ में, ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो इसके रिटर्न में अब डुप्लिक्स ने क्या किया, अब डुप्लिक्स भाई साहब ने क्या बोला कि हैदराबाद में, अब क्योंकि ये तो भाई बिजी बंदा था, इसने क्या किया, अपना एक ऑफिसर था, सबसे बेस्ट ऑफिसर जो था, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स में, जिनका नाम था मार्क्विस डी बूसी, ठीक है, तो ये याद रखना। इस भाई साहब को इसने क्या कर दिया, ठीक है, इसको अपॉइंट कर दिया इन दी सर्विसेज ऑफ मुजफ्फर जंग। इसको बोला कि तेरे को मैं अपॉइंट कर रहा हूं हैदराबाद में अपनी आर्मी के साथ, तू असिस्ट करेगा किसको, मुजफ्फर जंग को असिस्ट करेगा। देखो मुजफ्फर जंग को असिस्ट करने के पीछे इनका कोई मेन इंटरेस्ट नहीं था। इनका मेन इंटरेस्ट क्या था कि ये मुजफ्फर जंग जो है हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे साथ बिट्रेयल ना करे, कि हैदराबाद जो है हमारे कंट्रोल से नहीं जड़ जाए। किसका था, डुप्लिक्स का, दैट मींस फ्रांस का। तो हुआ क्या इसके बाद, इन 1751 में मुजफ्फर जंग जो था उसकी डेथ हो जाएगी। मुजफ्फर जंग की जैसे ही डेथ हुई तो इसकी जगह पे अब क्या किया गया, सलाबत जंग को अपॉइंट किया गया एज अ निजाम ऑफ हैदराबाद बाय हुब, बाय मार्क्विस। मार्क्विस ने क्या कर दिया, अब निजाम जो है सलाबत जंग को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही सलाबत जंग को अपॉइंट किया गया निजाम, तो यहाँ पे सलाबत जंग ने क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया, क्या ग्रांटेड 4 रिच डिस्ट्रिक्ट जो थे ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। 4 रिच डिस्ट्रिक्ट, ये क्योंकि ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरो
मंडल कोस्ट। जिनको बाद में क्या नाम दिया गया, नॉर्दर्न सरकार। जो हमने देखा था ना नॉर्दर्न सरकार का रीजन। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे चलते हैं, ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास नॉर्दर्न सरकार। ये रहा नॉर्दर्न, इनको बोला गया नॉर्दर्न सरकार। अब देखो ये अच्छा। जैसे नॉर्दर्न सरकार रीजन जो है किसने ग्रांट किया, देखो सलाबत जंग ने किसको किया, मार्क्विस को। यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट थे, मतलब ये रिच डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पे रिसोर्सेस बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पे अच्छा। देखो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, मतलब यहाँ पे 4 विलेजेस जो थे ये कोरोमंडल कोस्ट के, ठीक है। इसमें एक तो आ गया आपके पास ये राजमुंद्री, राइट। सेकंड आपके हाँ जी। पास था यहाँ पे इलोर, ठीक है, इलोर। थर्ड आपके पास यहाँ पे था चिकाकॉल, एंड फोर्थ वन इज मुस्तफानगर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे जिनको मिलके क्या बनता था यहाँ पे, नॉर्दर्न सरकार। क्लियर। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे, चलो ये बात तो होगी, मतलब अब देखो फ्रांस का कंट्रोल पूरा स्टेब्लिश हो चुका था, कहां पे, हैदराबाद में, और वीकेंड से ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न रीजन में, कोरोमंडल कोस्ट पे। अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बड़ा शातिर बंदा था, क्योंकि अगर देखा जाए ना ये एक क्लर्क की पोस्ट पे था ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो क्लर्क की पोस्ट से कैसे कैसे गवर्नर की पोस्ट तक पहुंचा, तो अल्टीमेटली इसमें टैलेंट तो होगा, इंटेलिजेंट बंदा था। हाँ अब जी। यहाँ पे बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब की। अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर ने किसको सपोर्ट करने की बात करी थी, नासिर जंग को। उन्होंने बोला था नासिर जंग को कि हम तेरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और तेरे को जो है हम, मतलब यहाँ पे तू ही रूलर रहेगा, यहाँ पे तू ही क्या रहेगा, निजाम ऑफ हैदराबाद रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, फ्रांस ने क्या कर दिया था, फ्रांस जिसको सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग को, उसको क्या बना दिया था यहाँ पे आपके पास, मुजफ्फर जंग को क्या बना दिया था आपके पास, निजाम बना दिया था। तो यहाँ पे देखो अब रॉबर्ट क्लाइव आएगा। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इसने बोला कि अब हम क्या करेंगे, फ्रेंच की आर्मी पे अटैक करेंगे। अब मतलब फ्रांस की आर्मी पे कैसे अटैक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना एक बात और हुई थी। अब जैसे इन्होंने नासिर जंग को, दैट मीन यहाँ पे अगर बात करें, मुजफ्फर जंग जैसे ही हैदराबाद में इन्होंने इंस्टॉल किया था, नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर। अब यहाँ पे ब्रिटिशर को लॉस हुआ था, किसकी वजह से, मतलब ब्रिटिशर को डिफीट किया था किन्होंने, फ्रांस ने। अब इन्होंने बदला तो लेना था। अब थोड़ा सा चलते कहां पे, कार्नेटिक की तरफ। जब इन्होंने, फ्रांस ने क्या किया था, कार्नेटिक का नवाब जो है किसको बनाया था, नवाब। चंदा साहिब को। इससे पहले नवाब कौन था, अनवर उद दीन। दी। अब जैसे इन्होंने अनवरुद्दीन को मारा था, तो हमने बोला था कि अनवरुद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली, वो वहां से भाग गया, और वो वहां कहा चला गया था, ट्रिचनोपोली में। और ट्रिचनोपोली में वो उसने क्या लिया था, यहाँ पे शेल्टर लिया था, राइट, यही बात बोली थी। हाँ अब जी। ये भाई साहब जो था, अब देखना, थोड़ा सा मैप की तरफ जाते हैं फिर से। अब कार्नेटिक की कैपिटल कौन सी थी, आरकोट। यही, ये रही कार्नेटिक की कैपिटल, राइट। अब ये हाँ रहा जी। आपके पास ट्रिचनोपोली, राइट। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे किसने असाइलम लिया हुआ था, मोहम्मद अली ने, राइट। और यहाँ पे चंदा साहिब ने अब क्या बोला कि मेरे को क्या करना है, इस मोहम्मद अली को कैप्चर करना है और इसको मतलब मार देना है, राइट। तो यहाँ पे हाँ देखो जी।
चंदा साहिब और अपनी मतलब चंदा साहिब जो नवाब के कार्नेटिक थे वो अपने फ्रेंच फोर्सेस के साथ, क्योंकि फ्रेंच के साथ इनकी अच्छी थी, फ्रेंच ने इनको सपोर्ट किया था, तो ये फ्रेंच फोर्सेस के साथ कहां पे चले गए, ट्रिचनोपोली में गए। ट्रिचनोपोली में किसको कैप्चर करने लगे हुए थे कि मतलब ट्रिचनोपोली के फोर्ट को कैप्चर करेंगे और मोहम्मद अली को हम मार देंगे, राइट। तो अब जब इसके बारे में पता चला किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, अब रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया, बोला ये तो अपनी आर्मी लेके बिजी है, कहां पे, ट्रिचनोपोली में। तो अब रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, अपनी आर्मी लेके आया और इसने कहां पे अटैक कर दिया, आरकोट में, जो किसकी कैपिटल थी, जो कैपिटल थी कार्नेटिक रीजन की। मतलब देखो, जब आप कैपिटल को ही कैप्चर कर लोगे, जब दिल्ली को ही कैप्चर कर लोगे, तो फिर अल्टीमेटली बाकी जगह तो दिक्कत होगी ना। अब देखो, जो चंदा साहिब था वो कहां पे था, अपनी कैपिटल से बाहर था, ट्रिचनोपोली में था, वो कैप्चर करने लगा हुआ था मोहम्मद अली को, उसको मारना था ट्रिचनोपोली के फोर्ट को। इस टाइम पे जब वो इस बैटल में बिजी था, उस टाइम पे पीछे से आएगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और वो क्या कर देगा, आरकोट में अटैक कर देगा। अब जैसे ही, और देखो सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव जो है 210 सोल्जर्स के साथ आएगा, और उसने क्या किया, अगस्त 1751 में आरकोट को कैप्चर कर लिया। किसने, किसने कैप्चर किया, सर रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट को। अब जैसे आरकोट कैप्चर हो गया, इसकी खबर पहुंची किसके पास, चंदा साहिब के पास। उस टाइम पे चंदा साहिब कहां पे था, ट्रिचनोपोली में। अब ट्रिचनोपोली में जब चंदा साहिब था, तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, वापिस जाने लगे किसकी तरफ, आरकोट की तरफ, की अब हम क्या करेंगे, ट्रिचनोपोली सॉरी आरकोट में जो ब्रिटिशर ने इन्वेड किया, ब्रिटिशर को डिफीट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, अब यहाँ पे ब्रिटिशर क्योंकि पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे, जैसे ये वापिस जा रहे थे और बीच में ब्रिटिशर ने इनको फिर से हरा दिया, मतलब वहां पे डिफीट कर दिया। तो इस बैटल में फिर चंदा साहिब को मार दिया गया था, चंदा साहिब वाज किल्ड, मतलब इसका गला ही काट दिया गया था, ठीक है। फिर जब ऐसा हुआ, तो इसके बाद फ्रेंच के जो गवर्नर थे, डुप्लिक्स, यहाँ पे फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसको मैसेज बोला कि भाई साहब ऐसा कर, तेरी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती होगी इंडिया में, तो ऐसा कर वापिस आ जा। तो यहाँ पे जो है डुप्लिक्स को अब वापिस बुला लिया गया, और डुप्लिक्स की जगह पे अब नए फ्रेंच गवर्नर आएंगे, और उनका नाम था गोदेहू। हाँ, अब गोदेहू भाई साहब जो है न्यू फ्रेंच गवर्नर आए, ठीक है। अब जैसे, और ये बात है 1 अगस्त 1754 की। अब इसके बाद क्या हुआ, मतलब ऐसे ऐसे ये आपके पास जो थी सेकेंड कार्नेटिक वॉर हो रही थी। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड होगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो आप कब हुई थी, 1755 में हुई थी। तो ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो अब साइन होगी, ये किसके बीच में होगी, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में। अब ये बात याद रखना, इस टाइम पे जो फ्रेंच के सिग्नेटरी थे वो डुप्लिक्स नहीं थे, वो कौन थे, गोदेहू थे, राइट। तो ये हुई थी आपके पास सेकंड कार्नेटिक वॉर, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम जो है अब थर्ड कार्नेटिक वॉर और फिर नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है कल के लेक्चर में करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।